हेलो बच्चों, विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी बच्चे? जैसा कि आप सबको पता है कि आपको विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पे जो भी बच्चे इस बार नर्सिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के बच्चे हैं, जो बच्चे इस बार पैरामेडिकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी स्टेट के बच्चे हैं, चाहे आप एम्स नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल का ही तैयारी करने वाले बच्चे क्यों ना हो, आपको यहाँ कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। और बहुत बच्चों का हाई डिमांड था कि सर 12वीं क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका एक टॉपिक है मैक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, उसको सर समझा दीजिए। बच्चे आपको इस पूरे वीडियो में एनसीईआरटी का एक एक लाइन मैक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का समझाया गया है, साथ ही साथ हर एक लाइन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप सभी बच्चे एकदम फोकस होकर पूरा सेशन को ज्वाइन पढ़िएगा, नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। और हाँ जी, एक बात और, जो चैनल पर नए बच्चे आइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेशन में जो नए बच्चे आइएगा सेशन को जरूर लाइक करिएगा। और आपको कहीं दिक्कत आए तो वीडियो जैसे ही बंद होगा वैसे ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगा, वहां कमेंट बॉक्स में आप अपना परेशानी जरूर लिख देना। ठीक है बच्चा? चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन को। सर नाम क्या है टॉपिक का? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या नाम है? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या चलेगा, किस स्टाइल से पढ़ोगे? तो सबसे पहले एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप समझोगे, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन का क्या मतलब है ये समझोगे। और उसके बाद एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन समझने के बाद आप उसका क्या मतलब निकलेगा, क्या मीनिंग निकलेगा, जो आपको याद रखना है ये समझोगे। और इस प्रकार से लास्ट में क्वेश्चंस करते हुए इस पूरे टॉपिक को हम अपने साइड से स्वाहा कर देंगे। वो नहीं होता है ओम नमः स्वाहा ऐसे करके, तो वो ये पूरा टॉपिक आज स्वाहा करना है। किसी बच्चों को कोई टेंशन नहीं होगा आज के बाद से इस टॉपिक में। अगर आप नीट के भी बच्चे हैं तो आपको भी बहुत फायदा होगा। नीट इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपको भी इस बार बहुत ही फायदा होगा। अब देखो बच्चा, अब मैं यहाँ पे आपसे आगे बात करूं, अब मैं यहाँ से आपसे आगे बात करूं तो अब देखो आगे क्या क्या बात चलेगा। अब देखो बुआ, सबसे पहला लाइन इस टॉपिक का क्या है, तो अभी आपको सबसे पहले बताया गया है इस टॉपिक में। देखो एनसीईआरटी कहता है कि वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। कहने का ये मतलब है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट वाटर जनरेट होता है, यानी कि निकलता है प्रत्येक दिन सिटी और टाउन में, शहरों में और कस्बों में, शहर और कस्बा में लार्ज क्वांटिटी में बच्चा वेस्ट वाटर जनरेट किए जाते हैं। पहला लाइन का मतलब समझ में आया। अब आपको दूसरा लाइन का मतलब समझना, यहां से क्वेश्चन भी बनाया जा सकते हैं दूसरे लाइन से कि सर मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर, मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटरा। यानी कि मलमूत्र जो होगा ना बुआ, मलमूत्र आदमियों का जो मलमूत्र होगा ना, तो देखो जो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट वाटर जो जनरेट होते हैं ना सिटी और टाउन में, वो दरअसल उस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में ज्यादातर हिस्सा, मेजर कंपोनेंट का मतलब ज्यादातर हिस्सा किसका रहेगा? ह्यूमन एक्सक्रीटरा का, यानी कि ह्यूमन मलमूत्र का ज्यादातर हिस्सा रहेगा। ये बात समझ में आया? यानी कि मेन कंपोनेंट क्या होगा उस मतलब उस वेस्ट वाटर का मेन कंपोनेंट क्या होगा? सबसे प्रमुख कंपोनेंट उस वेस्ट वाटर में ज्यादातर क्या दिखेगा, ज्यादातर हिस्सा किसका रहेगा? ह्यूमन एक्सक्रीटरा का। यही बात घुमा फिरा के लिखा गया है। अब आपको याद रखना है ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है ना, यानी कि यहाँ जो वेस्ट वाटर जो लार्ज क्वांटिटी में जनरेट होता है ना, इसी को म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर बोला जाएगा। तो ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है ना बउआ, इसी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को डिफाइन कर दिया गया है सीवेज के नाम से। यानी कि जिसको आप लोग सीवेज बोलते हो ना, जिसको आप लोग सीवेज बोलते हो, दरअसल सीवेज क्या है? तो जो यहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, यानी कि जो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट वाटर जनरेट होता है ना बउआ, जिस वेस्ट वाटर का सबसे मेजर कंपोनेंट मानव का मलमूत्र होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरा होता है, उसी वेस्ट वाटर को बच्चा यहाँ सीवेज के नाम से जाना जाएगा। यानी कि वेस्ट वाटर जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, यानी कि जो गंदा पानी है जिसमें मलमूत्र मिला हुआ होता है, उसी को आप क्या नाम दे दोगे? सीवेज दे दोगे। जल्दी से पॉज करके इस पूरे वीडियो को, इस पूरे स्लाइड को नोट करिए बुआ, इस पूरे स्लाइड को नोट करिए फटाफट। समझ में आया? समझ में आ गया बुआ? अब देखो, अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूं इसका
जो मेन कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब मैं इसके आगे आपसे बात करता हूं। अब एनसीईआरटी में आगे लिखता है, अब देखो भाई एक एक लाइन यहां से पढ़ो, उसके बाद मैं आपसे एक बात बोलूंगा, जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना। उसके बाद एनसीईआरटी का सारा दुख दर्द परेशानी सब दूर हो जाएगा और आप एकदम हैप्पी हैप्पी इस टॉपिक का क्वेश्चन बनाओगे, एकदम हैप्पी 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 बिस्कुट खाते हुए, हैप्पी हैप्पी बिस्किट खाते हुए बुआ इस टॉपिक का क्वेश्चन आप गर्दा उड़ा दोगे। अब देखो क्या है, अगला लाइन क्या है कि इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब। इट कंटेन्स का मतलब, इट का मतलब हुआ यही म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर यानी कि सीवेज। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ही ना सीवेज बोलते हो, सीवेज को ही आप क्या और नाम बोलते हो सर, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। क्या नाम बोलते हैं सर, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के नाम से जानते हैं। एकदम 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 सही बच्चा। देखो तो ये जो सीवेज होगा ना यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होगा ना, ये क्या कंटेन करता है यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाएगा बउआ, ऑर्गेनिक मैटर। लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब माइक्रोब माइक्रोब। सही बच्चों को अभी अभी जवाब देना है। जो सीवेज है ना सर, सीवेज में ज्यादातर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पहला बात याद रखना कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, दूसरा बात माइक्रोब्स पाया जाता है। यानी कि सीवेज यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर यानी कि गंदा पानी में ज्यादा मात्रा में क्या रहेगा सर, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा और माइक्रोब पाया जाएगा। ये बात समझ में आया। ये जो माइक्रोब पाया जाता है ना सर, ये जो माइक्रोब पाया जाएगा ना इस सीवेज में यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में, दरअसल ये माइक्रोब में से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब होते हैं जो पैथोजेनिक होंगे। इसमें से ढेर सारा ऐसे माइक्रोब होंगे जो कैसे होंगे, पैथोजेनिक होंगे। क्या होंगे, पैथोजेनिक होंगे। पैथोजेनिक का मतलब होता है सर डिजीज कॉज करने, देखो लिख लो DISEAC, डिजीज कॉज करने वाला, डिजीज कॉज करने वाला माइक्रोब, डिजीज कॉज करने वाला माइक्रोब। लिख लो बच्चे, लिख लो बच्चे, लिख लो बच्चे, डिजीज कॉज करने वाला माइक्रोब को हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक माइक्रोब कहेंगे। क्या कहेंगे, पैथोजेनिक माइक्रोब कहेंगे। ये बात समझ में आया। अब देखो मेनी ऑफ विच क्या होंगे सर, पैथोजेनिक। मेनी ऑफ विच का मतलब हुआ ये जो सीवेज में ज्यादातर मात्रा माइक्रोब का होगा ना सर, इस माइक्रोब में से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब होंगे जो पैथोजेनिक होंगे यानी कि बीमारी फैलाने वाला होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी पूछता है कि हैव यू एवर वंडर्ड where the huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily। क्वेश्चन यहां से आपसे एनसीईआरटी पूछ रहा है कि क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो ह्यूज क्वांटिटी यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सीवेज वाटर या अर्बन वेस्ट वाटर आता है, इसको कहाँ डिस्पोज किया जाता है, रेगुलर डेली। क्या आप कभी सोचे हो जीवन में कि सर कहाँ इसको फेंका जाता होगा, कहाँ इसको डिस्पोज किया जाता होगा। तो अगर आपसे बस आपका क्रिएटिव दिमाग बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कम से कम ये लाइन पढ़ के अपने दिमाग को क्रिएटिव तरीका से सोचना स्टार्ट करोगे, क्या सच में आपके दिमाग में आएगा नहीं पढ़ने के बाद, सही बात तो ये पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सही बात एनसीईआरटी बोल रहा है यार कि डेली कहाँ जाके इसको फेंका जाता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। डेली कहाँ जाके इसको फेंका जाता है ये बात तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसके लिए बुआ आप सही बच्चों को यहाँ सोचना है कि ह्यूज क्वांटिटी जो सीवेज वाटर या अर्बन वेस्ट वाटर का होता है, कहाँ सर इसको डिस्पोज करेंगे यानी कि कहाँ आप इसको डालते होंगे, कहाँ इसको फेंकते होंगे। ऐसे भाई हमारे घरों से जो पानी निकलता है, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, देखो शहर वाले बच्चों को पता है कि जो घर का पानी है वो नाला में चला जाता है, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं उनको पता होगा कि आप लोग के घरों से जो पानी निकलता है वो आपके घर के किसी साइड में एक छोटा सा गड्ढा टाइप का बना के उस गड्ढा में रखा जाता है। आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा। तो आप क्या करते हैं, आप घरों से निकलने वाले पानी को डिस्पोज कर देते हैं कहाँ पे जाके, उस गड्ढे में। ये बात तो आप पढ़े हो। इसी प्रकार से आपको सोचने के लिए एनसीईआरटी बोल रहा है। अब आगे देखो बुआ एनसीईआरटी के अगला पेज में क्या बात है, आप जरूर इस पूरा को पॉज करके नोट कर लेंगे और अगला पेज पे स्लाइड अगला लाइन को देखेंगे एनसीईआरटी क्या बताना चाह रहा है। देखो दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडी। दिस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर यानी कि देखो दिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सीवेज हो सकता है सर। सीवेज को ही आप म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, सीवेज या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर या नहीं तो अर्बन वेस्ट वाटर जिसका भी जिक्र किया गया है, हर एक बात को समझ लो, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर या अर्बन वेस्ट वाटर। अब देखो बच्चा, तो जो सीवेज होगा या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होगा या अर्बन वेस्ट वाटर होगा ना, अर्बन वेस्ट वाटर होगा ना, इसको आप लोग नेचुरल वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। नेचुरल वाटर बॉडी का मतलब हुआ नदी, तालाब, ये सब में डायरेक्ट आप जाके
नेचुरल वाटर बॉडी, नदी, झील, झरना, तालाब, इस समय डायरेक्टली आप इस सीवेज को या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को या अर्बन वेस्ट वाटर को डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आया? देखो क्लियर लिखा है, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं। ये लाइन सब आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। किसको सर आप डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं? देखो यहाँ डिस्चार्ज है, यहाँ डायरेक्टली है, आप याद रखना। डायरेक्टली डिस्चार्ज किसको नहीं कर सकते हैं सर? तो ये सीवेज या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर या अर्बन वेस्ट वाटर को हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। किसमें? नेचुरल वाटर बॉडी, जैसे कि रिवर और स्ट्रीम, जहां भी धारा फ्लो हो, रिवर, नदी, नाला, जो भी चीजें हैं हुआ, उसमें जाके आप डायरेक्ट नहीं। नदी नाला कहने का मतलब पहाड़ों में जब जाओगे ना, तो छोटा छोटा जो नेचुरल वाटर बॉडी निकलता है ना, उसको नाला बोला जाता है पहाड़ों में। यानी कि सर रिवर और स्ट्रीम वो छोटा छोटा निकलता है ना, झरना टाइप का एक छोटा छोटा पानी का रास्ता, स्ट्रीम कह सकते हैं आप उसको। तो आप इस सीवेज या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडी में नहीं गिरा सकते हैं, नहीं फेंक सकते हैं, नहीं जाने दे सकते हैं। ये बात आपको यहाँ सिखा चुका है। अब सवाल आता है कि सर नेचुरल वाटर बॉडी में हम इसको नहीं फेंकेंगे, तो डेली डेली हर एक दिन जब इतना ज्यादा पानी, गंदा पानी यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जनरेट होता है, उसको कहाँ रखेंगे? तो अब देखो इसका जवाब एनसीईआरटी दे रहा है कि बिफोर डिस्पोजल। बिफोर डिस्पोजल यानी कि कहीं पे डिस्पोजल। देखो एनसीईआरटी में समझने में इसलिए दिक्कत हुआ होगा कि एक ही वर्ड को अलग अलग, एक ही बात को समझाने के लिए अलग अलग इंग्लिश का वर्ड यूज किया गया। यहाँ डिस्चार्ज दे दिया है, यहाँ डिस्पोजल दे दिया है ना बुआ? यहाँ डिस्चार्ज दिया है, यहाँ डिस्पोजल दे दिया है, तो दोनों का मतलब एक ही है। आपको डिस्चार्ज करने से पहले यानी कि डिस्पोजल करने से पहले सीवेज को, यानी कि सीवेज का मतलब क्या सर? गंदा पानी, यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। क्या सर? म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। सीवेज यानी कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को, देखो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने से पहले ट्रीटेड यानी कि इलाज किया जाता है। इलाज करने का मतलब साफ किया जाता है। यहाँ भाई इलाज करने का मतलब ये नहीं कि इसको इंजेक्शन दे रहे हैं, वो वाला मतलब नहीं है। सीवेज को क्या सर? ट्रीटमेंट दे रहे हैं। किसमें सर? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से आपको एसटीपी याद रखना है। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब देखो बुआ, देखो क्या होता है कि जैसे ही आपको डिस्पोज करना रहेगा ना, यानी कि गंदा पानी यानी कि सीवेज को ठिकाना लगाना होगा ना, तो सबसे पहले सीवेज को क्या करना होगा? सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देना होगा। सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारना होगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाओगे आप इस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर यानी सीवेज को, तब क्या होगा? तो आपको तो पहले से पता है कि सीवेज में ढेर सारा कचरा है, ढेर सारा पॉल्यूशन कॉज करने वाला चीजें प्रेजेंट है सीवेज में। लेकिन जैसे ही आप सीवेज को ले जाओगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, कहां पे बुआ? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाता है, यानी कि उसको कम पॉल्यूशन कॉज करने वाला पानी बना देता है। वैसे देखो बुआ, गंदा पानी को आप सीधे मान लो ऐसे एकदम पटना से निकलने वाले जितने गंदा पानी है, इसको सीधे अगर गंगा जी में डाल दिया जाए, तो गंगा जी का जो नेचुरल पानी है वो भी गंदा हो जाएगा, वो भी गंदा हो जाएगा। तब क्या किया जाता है? पटना से निकलने वाले गंदा पानी को सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ले जाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे, तो जो गंदा पानी अभी है, जितना वो पॉल्यूशन फैला सकता है अभी वाला पानी, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के बाद वहां से पॉल्यूशन को छाना जाएगा, हटाया जाएगा। और इस प्रकार से जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरा पानी को ट्रीटमेंट दे दिया जाए, यानी कि पूरा पानी को जहां तक हो सकता है उतना लेवल तक साफ कर दिया जाए, उसके बाद अगर गंगा जी में उस पानी को ले जाया जाएगा, तब जाके क्या होगा सर? कम पॉल्यूशन कॉज करेगा। कॉज तो करेगा पॉल्यूशन, लेकिन कम पॉल्यूशन कॉज करेगा। यही बात यहाँ समझाया गया है, यही बात यहाँ पे समझाया गया है। ये बात कितनों को समझ में आया? जल्दी से पॉज करके नोट करो, जल्दी से पॉज करके नोट करो। अब हम आगे बात करते हैं बच्चा, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखोगे तो मजा आएगा, अब देखोगे तो मजा आएगा। एनसीईआरटी का इतना बात समझ में आया। अब देखो अगला लाइन क्या कहता है? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। देखो भाई, एक ही वर्ड को अलग अलग भाषा में लिख दिया है दिमाग पागल करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बोलो, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर बोलो, या यहाँ जो पढ़े हो सीवेज, वही दोनों बात एक ही है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर या सीवेज, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर या सीवेज डन बाय हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब। इसको स्टार मारो, ये सब हिडन क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को गलती करवा सकता है। जो बाबू वेस्ट वाटर यानी कि सीवेज का ट्रीटमेंट होता है ना, यानी कि सीवेज का जो इलाज होता है ना, इलाज का मतलब साफ सफाई होता है ना, गंदा पानी का जहाँ साफ सफाई होगा ना सर, यानी कि वेस्ट वाटर का जहाँ ट्रीटमेंट होगा ना, वो दरअसल किसके हेल्प से ट्रीटमेंट किया जाता है?
किसके द्वारा वो ट्रीटमेंट होता है? तो बच्चे आप याद रखेंगे हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब के द्वारा। किसके द्वारा? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब के द्वारा। हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब के द्वारा ही सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब पाया कहां जाता है? तो बउआ सबसे खास बात यह है कि जिस हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब के द्वारा सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, दरअसल ये हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब नेचुरल तरीका से उसी सीवेज में प्रेजेंट होता है। नेचुरल तरीका, नेचुरली उसी सीवेज में प्रेजेंट होता है। नेचुरली प्रेजेंट कहां होते हैं? उसी सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। सभी बच्चों को जवाब देना है, बहुत बढ़िया से जवाब देना है, इसको स्टार मार लेना है। जो सीवेज ट्रीटमेंट है ना सर, सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर जो है ना सर, वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो सर हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब के द्वारा। कैसा माइक्रोब? हेटेरोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक या क्या? तो सर देखो यहाँ पे गुमराह कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक में गुमराह कर सकता है। यहाँ कैसा माइक्रोब यूज में लाएंगे? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब का यूज में लाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब को यूज में लाएंगे। बुआ ये हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब कहाँ पाया जाएगा? सर उसी सीवेज में नेचुरल तरीका से पाया जाएगा। ये बात एनसीईआरटी का समझ में आया। अब आगे देखो, दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेज। इसको भी आप अंडरलाइन करना, यहाँ भी आपके लिए जरूरी बात हो गया कि सीवेज ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट कितने स्टेज में होता है सर? 2 स्टेज में होता है। बताना सही बच्चों को, कितने स्टेज में होगा बुआ? 2 स्टेज में होगा। कितने स्टेज में? 2 स्टेज में। सीवेज ट्रीटमेंट जो है कितने स्टेज में होगा? 2 स्टेज में होगा। 2 स्टेज में होगा। ये बात समझ में आया? पहला स्टेज का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा स्टेज का नाम है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सभी बच्चों को बताना है सीवेज ट्रीटमेंट कितने स्टेज में होगा। सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज ट्रीटमेंट है ना सर, सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेज में होता है। कितने स्टेज में? 2 स्टेज में होता है। 2 स्टेज में होता है सीवेज ट्रीटमेंट। कितने स्टेज में सर? 2 स्टेज में। इन 2 स्टेज का नाम बताइए। एक स्टेज का नाम हुआ सर प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक स्टेज का नाम क्या होगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट। एक स्टेज का नाम होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा स्टेज का नाम है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दूसरा स्टेज का क्या नाम होगा? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बउआ बउआ बउआ, एक स्टेज का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरे स्टेज का नाम है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जल्दी 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 फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ये जो ट्रीटमेंट होता है ना सर, सीवेज ट्रीटमेंट कितने स्टेज में किए जाएंगे? 2 स्टेज में, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नोट्स बना लो बढ़िया से, याद रखना है बढ़िया से। ये बात समझ में आ गया बउआ? ये बात समझ में आ गया? अभी तक जो एनसीईआरटी का दुख दर्द है बउआ, आप सही बच्चों को इस टॉपिक में आज के बाद से आप लोग शिकायत नहीं करोगे, क्योंकि ये दुख दर्द मैं दूर करने वाला हूं। अब आगे आ जाओ, अब आगे बात करते हैं सर। अब देखो 2 स्टेज में होता है ना सर, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं पहला वाले का, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का। किसका सर? प्राइमरी ट्रीटमेंट का। किसका सर? प्राइमरी ट्रीटमेंट का। किसका? प्राइमरी ट्रीटमेंट का। किसका? प्राइमरी ट्रीटमेंट का। इधर आ जाओ। अब आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या बात याद रखना है कि जो सर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ना, उसके बारे में क्या बात याद रखना है? देखो, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में याद रखना है कि दीज ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स, ये जो ट्रीटमेंट का जो ये स्टेप है ना सर, पहला स्टेप है ना, ट्रीटमेंट का पहला स्टेप ना ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है ना। दीज ट्रीटमेंट स्टेप यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट का जो ये वाला स्टेप है, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसमें बेसिकली यानी कि मुख्य रूप से क्या होता है, क्या इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ फिजिकल रिमूवल किए जाते हैं पार्टिकल का। ये बात आप लोग मेंशन करके याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऐसा क्या होता है, तो आपका जवाब जाएगा फिजिकली रिमूव किए जाते हैं पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स को कैसे हटाए जाते हैं, कैसे छाना जाता है? फिजिकली हटाया जाता है। किस टाइप के पार्टिकल को? जो लार्ज या देखो लार्ज स्मॉल सभी टाइप के पार्टिकल को यहाँ फिजिकली हटाते हैं, फिजिकली हटाते हैं। कहां से सर? सीवेज से। कैसे हटाते होंगे फिजिकली? या तो फिल्ट्रेशन करके, फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर करना। जैसे बुआरे चाय को फिल्टर करते हो ना, चाय को छानते हो ना, चाय को फिल्टर करते हो ना, चाय को छानते हो ना, इसी प्रकार से सीवेज में जो कचरा रहता है ना, सीवेज यानी कि गंदा पानी में जो कचरा रहता है ना बउआ, उसको फिल्टर करके यानी कि छान कर हम वहां से क्या करते हैं? फिजिकली रिमूव करते हैं। बुआ छानोगे तो फिजिकली ही ना उसको हटा रहे हैं, फिजिकली ही ना छान रहे हैं, या तो फिजिकली उसको फिल्टर करेंगे या सेडिमेंटेशन करेंगे। यानी कि ये दोनों प्रोसेस जरूर याद रखना, ये दोनों प्रोसेस जरूर याद रखना कि सर फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन के द्वारा। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छान लेना, सेडिमेंटेशन के द्वारा, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे आके बैठ जाना, नीचे आके बैठ जाना।
सेडिमेंटेशन का मतलब हुआ नीचे आके बैठ जाना, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऐसा स्टेप है जिसमें बेसिकली क्या होता है सर, फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल का। कैसा पार्टिकल, या तो लार्ज पार्टिकल हो सकते हैं या स्मॉल पार्टिकल, लार्ज और स्मॉल दोनों टाइप के पार्टिकल का फिजिकल रिमूवल होता है। सर कहां से, सीवेज से, ये बात तो पता ही है। किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू। ये बात समझ में आया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब जो आप सीखने वाले हो बहुत ही लाजवाब बात सीखने वाले हो बुआ, बहुत ही हैवी बात सीखने वाले हो, जहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों का दिक्कत रहता है, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत रहता है। देखो 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 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेज। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेज का मतलब, दीज का मतलब क्या हुआ, ये जो आप लार्ज और स्मॉल पार्टिकल को फिजिकली रिमूव करते हैं ना, ये सर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेज बाय स्टेज होगा, स्टेज बाय स्टेज होगा। ये कहने का मतलब है कि ये रिमूव कैसे होते हैं सर, अलग अलग स्टेज में होंगे सर, अलग अलग स्टेज में होंगे। जैसे कि सबसे शुरुआती बात करें, शुरुआती स्टेज की बात करें, शुरुआती स्टेज बोलो, देखो रिमूव्ड इन स्टेप्स भी यहाँ बोला जा सकता था, लेकिन आपको भाई मतलब चकमा देना था इसको, तो स्टेप्स के जगह पे स्टेज यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में इसको हटा सकते हैं। जैसे कि इनिशियल स्टेप क्या है, यानी कि इनिशियल स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज में बउआ, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, यहाँ से फ्लोटिंग डेब्रीज, फ्लोटिंग डेब्रीज को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू। यानी कि होगा फिल्ट्रेशन ही, लेकिन सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मतलब लगातार फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लगातार फिल्ट्रेशन हो रहा है। जवाब दो बच्चा, जवाब दो बच्चा, जवाब दो बच्चा। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता था, तो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल को फिजिकली आप रिमूव कर रहे थे। तो ये सर फिजिकली रिमूव कैसे होगा, तो ये सर डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होगा फिजिकली रिमूव। तो जिसमें से सबसे इनिशियल स्टेज क्या है सर, इनिशियल स्टेज क्या है, इनिशियल स्टेज में सबसे शुरुआती स्टेज में क्या होगा, जो फ्लोटिंग डेब्रीज है ना, उसको रिमूव किए जाएंगे फिल्ट्रेशन के द्वारा। और किस टाइप का फिल्ट्रेशन होगा, लगातार सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगा। कैसा होगा सर, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगा। सर फ्लोटिंग डेब्रीज का मतलब होता है ऊपर का कचरा, पानी में जो ऊपर में कचरा रहता है ना, फ्लोटिंग डेब्रीज का मतलब समझो, ऊपर का कचरा हटाया जाता है, ऊपर का, अरे खर्चा लिख दिए, ऊपर का कचरा, ऊपर का कचरा, ऊपर का कचरा बउआ हटाना होता है। फ्लोटिंग डेब्रीज का मतलब पानी के ऊपर कचरा नहीं तैर रहा होता है, पानी के ऊपर कचरा नहीं तैर रहा होता है, फ्लोट नहीं कर रहा होता है, उसी कचरा को बाबू फिल्ट्रेशन के द्वारा हटाया जाता है। कैसा फिल्ट्रेशन होता है, लगातार सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। अब क्या हुआ सर, ऊपर में वो जो गंदा पानी हो, यानी कि सीवेज था, उसके ऊपर में जो फ्लोटिंग डेब्रीज यानी कि ऊपर का कचरा था, उसको तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन के द्वारा हटा लिया गया। अब क्या हुआ सर, अब जो उसके पास ग्रिट बचेगा ना, ग्रिट, क्या सर, ग्रिट, ग्रिट में कौन कौन होता है सर, ग्रिट का मतलब ये होता है मिट्टी और पत्थर होता है ना, मिट्टी और पत्थर उस कचरा में मिला होता है ना, मिट्टी और पत्थर, उसी को ग्रिट बोला गया। ग्रिट का मतलब ए सॉइल एंड ए स्मॉल पीबल्स, ग्रिट बोलो या सॉइल या स्मॉल पीबल्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ग्रिट के बाद ग्रिट क्या हो सकता है सर, सॉइल या स्मॉल पीबल्स। इसको आप लोग क्या कह सकते हो, मिट्टी या पत्थर, मिट्टी या पत्थर का कण नहीं होता है कचरा में, उसके बारे में बात कर रहा है। मिट्टी या पत्थर, मिट्टी या पत्थर का कण, मिट्टी या पत्थर का कण, मिट्टी या पत्थर का कण जो होता है ना कचरा में, उसके बारे में बोल रहा है। तो जो भी आपको अच्छे से पता होगा कि कचरा में जो मिट्टी या गंदा पानी में जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी वो दरअसल नीचे आके बैठ जाता है। कहाँ बैठता है, नीचे आके बैठता है। नीचे आके सेटल डाउन हो जाना, नीचे आके बैठ जाना ही प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, जो फ्लोटिंग डेब्रीज है यानी कि ऊपर का कचरा है, फ्लोटिंग डेब्रीज को कैसे हटाया जाता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा। फ्लोटिंग डेब्रीज को कैसे हटाया जाता है बच्चा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा। कैसे हटाया जाता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के द्वारा। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। वहीं पे वहीं पे वहीं पे वहीं पे वहीं पे वहीं पे जो बउआ ग्रिट होता है ना, यानी कि मिट्टी या पत्थर का कण होता है ना, मिट्टी या पत्थर का कण होता है ना, यानी कि सॉइल या स्मॉल पीबल्स होता है ना, सॉइल या स्मॉल पीबल्स का मतलब मिट्टी या पत्थर का, छोटे छोटे पत्थर का जो कण होता है ना, उसको कैसे रिमूव करोगे, तो उसको सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव किया जाता है। किसके द्वारा सर, सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव किया जाता है। किसके द्वारा रिमूव किया जाएगा, सेडिमेंटेशन के द्वारा। अब आपको जवाब देना है, फिल्ट्रेशन के द्वारा किसको हटाओगे, फ्लोटिंग डेब्रीज को। लेकिन वहीं पे ग्रिट की बात करें, किसका सर, ग्रिट, ग्रिट का दूसरा भाषा क्या होगा, ग्रिट को दूसरे भाषा में क्या समझोगे, सॉइल या स्मॉल पीबल्स। जो ग्रिट होगा सर, उसको कैसे हटाओगे, सेडिमेंटेशन के द्वारा हटाओगे। कैसे हटाओगे, सेडिमेंटेशन के द्वारा हटाओगे। कैसे हटाओगे सर, सेडिमेंटेशन के द्वारा हटाओगे। ये बातें किसको किसको समझ में आया, जल्दी बता दो। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल भी आपको करना है। कैसे हटाओगे सर, जल्दी बताना है बउआ, जल्दी बताना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं बात करता हूं इस पूरे पेज के बारे में, तो आपसे पूछना चाहता हूं क्या यहाँ पे किसी को तकलीफ है, क्या किसी को दिक्कत है, जल्दी बताओ भाई। पॉज करते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। चाहे नीट का एग्जाम आपको देना हो, या एम्स नर्सिंग का, एम्स पैरामेडिकल, या भारतवर्ष के किसी भी स्टेट का नर्सिंग या पैरामेडिकल, बीसीसी, यूपी, सीनेट, आरयूएचएस, एमपी, पीएनएसटी, एचएनबीयूएमई, एचएनबीयूएमयू, एएमआरयू, या किसी भी स्टेट का एग्जाम देना नर्सिंग या पैरामेडिकल का, भाई मेरे आपको कंप्लीट तैयारी विद्यासागर क्लास पटना पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप बच्चों का जो हाई डिमांड रहेगा कि सर ये टॉपिक बता दीजिए, वो भी स्पेशल डिमांड पे स्पेशल दिन आपके लिए वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन, आपको मेडिको बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, वो आपको मेडिको बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। यानी कि आपकी पढ़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी मैंने रखता है वो, तो आप लोग इसी शिद्दत के साथ पढ़ो। ये पेज पूरा क्लियर हो गया, अगला पेज देखते हैं सर। अब देखो ऑल सोलिड, यानी कि देखो यहाँ कितना पागल की तरह बात कर रहा है। यहाँ जिसको ग्रिट बोला गया ना, ग्रिट यानी कि सॉइल या स्मॉल पीबल, उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। ग्रिट ऑल सोलिड का मतलब जहां आप पढ़ क्या हो ना, ग्रिट या सॉइल एंड स्मॉल पीबल को, उसी के सॉइल एंड स्मॉल पीबल, सॉइल एंड स्मॉल। अच्छा पीबल्स का स्पेलिंग क्या होगा बुआ, मैं एक बार देख लेता हूँ, गलत लिखने ज्यादा बढ़िया। PEBBLES, PEBBLES। देखो देखो देखो, जिसको आप ग्रिट या सॉइल या, देखो ग्रिट, ग्रिट को ही आप क्या बोले थे, सॉइल या स्मॉल पीबल्स। इसी बात को यहाँ ऑल सोलिड से लिख दिया गया, ऑल सोलिड दैट सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लज, ऑल सोलिड दैट सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लज। ऑल, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ऑल सोलिड दैट सेटल इसका मतलब अलग समझो, ऑल सोलिड दैट सेटल इसका मतलब अलग समझो। ऑल सोलिड दैट सेटल इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जितने भी ग्रिट या सॉइल या स्मॉल पीबल नीचे आके जम जाता है ना, नीचे 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 जमने वाला, नीचे जाके जम जाता है ना, नीचे जमने वाला। आपको पता है कचरा में नीचे क्या पाया जाता है, कचरा में नीचे क्या पाया जाता है सर, या तो पत्थर उथर रहता है या ढेर सारा मिट्टी रहता है। तो जो भी सोलिड सेटल हो जाता है यानी कि नीचे आके जम जाता है ना, वो किसका निर्माण करता है, किसका फॉर्म, फॉर्म का मतलब किसका फॉर्मेशन, वो प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे भी आप बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा, यहाँ भी आप लोग जल्दी एनसीईआरटी से समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन आज के बाद से समझ में आएगा आपको। यहाँ आपको बता दूं, यहाँ क्या हो रहा है सर, जो ग्रिट या सॉइल या स्मॉल पीबल्स है, इसको सेडिमेंटेशन के द्वारा हटाया जाता है। तो दरअसल हटा के कहा, इसको कैसे सेडिमेंटेशन के द्वारा हटाया जाता होगा, तो ये सब जैसे ही सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता होगा, तो ये सेटल हो जाता है, सेटल डाउन, ये सेटल डाउन द अर्थ, यानी कि ये सेटल डाउन कर जाते हो, यानी कि जमीन में जाके, जमीन के जमीन में जाके बैठ, जमीन पर, जमीन के बॉटम सरफेस पे, जमीन के बॉटम सरफेस पे पहुंच जाता होगा, जमीन के बॉटम सरफेस पर पहुंच जाता होगा। ये बात समझ में आया, कहां सर, जमीन, जमीन के बॉटम सरफेस पे चला जाता होगा, जमीन के बॉटम सरफेस पे, जमीन के बॉटम सरफेस पे पहुंचने वाला ग्रिट यानी कि सॉइल या स्मॉल पीबल यानी कि सॉलिड, जो जमीन के बॉटम सरफेस पे पहुंचेगा, जो भी सॉलिड, वही किसका निर्माण करेगा, प्राइमरी स्लज का, वही किसका निर्माण करेगा, प्राइमरी स्लज का। यानी कि प्राइमरी स्लज क्या है सर, जो सेडिमेंटेशन के द्वारा जितने भी सॉलिड यानी कि ग्रिट यानी कि सॉइल या स्मॉल पीबल जमीन में जाके बैठ जाता है, दरअसल वही किसका निर्माण करता है, वही प्राइमरी स्लज का निर्माण करता है। ये बात समझ में आया, यही बात इस लाइन में बताया गया था। बुआ ये लाइन अगर चमक गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना सर डबल स्टार चमक गया, डबल स्टार चमक गया। कब लिखोगे, सभी बच्चों को लिखना है, सही बच्चों को लिखना है डबल स्टार चमक गया। कब लिखोगे, जब ये लाइन बढ़िया से समझ में आया होगा। सर यहाँ क्या होता है, जितने भी सॉलिड सेडिमेंटेशन के द्वारा जमीन के नीचे जाके चिपक जाएगा, जमीन के नीचे जाके बैठ जाएगा, वो दरअसल किसका फॉर्मेशन करेगा, किसका निर्माण करेगा, प्राइमरी स्लज का निर्माण करेगा। अब देखो सर, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट फॉर्म, सुपरनेटेंट यानी कि सुपरनेटेंट का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर वाला पानी बचेगा। देखो गंदा पानी में क्या होगा, एक नीचे, देखो मान लो कि यहाँ गंदा पानी है, नीचे में मान लेते हैं इतना लेवल तक सॉलिड है, कचरा है, मिट्टी उट्टी का कचरा इतना लेवल तक है, इतना लेवल में क्या है सर, पानी है। मान लेते इतना लेवल में पानी है, वही गंदा ही पानी है लेकिन पानी है, गंदा ही पानी है लेकिन पानी है। ठीक है सर, यहाँ क्या है सर, मिट्टी पत्थर का कण यहाँ पे जमीन के नीचे जाके बैठा हुआ है। तो जमीन के नीचे जो मिट्टी या पानी का कण बैठा हुआ है ना, इसको हम बोल देंगे प्राइमरी स्लज का निर्माण कर लिया। किसका सर, प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज का निर्माण कर लिया। लेकिन ऊपर जो पानी है ना सर, ऊपर जो पानी है ना, जो देखो सर, एंड सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट का मतलब हुआ ऊपर वाला पानी, सुपरनेटेंट का मतलब ऊपर वाला पानी, ऊपर वाला पानी किसका निर्माण करता है सर, इफ्लुएंट का निर्माण करता है। वर्ड को ध्यान से समझो बउआ, ध्यान से समझो। प्राइमरी स्लज क्या है सर, तो जो जो सीवेज में मिट्टी और पत्थर उथर का कण रहता है, वो जाके नीचे बैठ जाता है। ठीक है,
वो जाके नीचे बैठ जाता है, वही नीचे बैठने वाले को हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे। वहीं पे जो ऊपर पानी तैर रहा होता है ना, जो ऊपर पानी रहता है ना सर, वही वही यही मिट्टी और पत्थर के कण के ऊपर, यही कचरा के ऊपर जो पानी रहता है ना, इस पानी को अगर हम समझेंगे तो यही पानी आगे चल के किसका निर्माण करता है, इफ्लुएंट का। यानी कि इफ्लुएंट ऑफ और कुछ नहीं है, ऊपर वाला पानी है। इफ्लुएंट और कुछ नहीं है सर, ऊपर वाला पानी है। क्या है सर, ऊपर वाला पानी है। इफ्लुएंट क्या है, ऊपर वाला पानी है। अब आगे देखो बुआ, जो इफ्लुएंट है ना सर, जो इफ्लुएंट है ना, इफ्लुएंट को देखो अब, इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक। यानी कि इफ्लुएंट अब कहां से लिया जाएगा, यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ जो भी चल रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है ना सर, यहाँ आप जो भी पढ़ रहे हो प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ रहे हो ना, तो सर यही प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला टैंक को प्राइमरी सेटलिंग टैंक बोला जाता है। दरअसल ये जो हो रहा है ना सर, अलग अलग टैंक बनाए गए रहते हैं, उसमें जाके सीवेज ट्रीटमेंट होता है। तो जो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है ना, वो किस टैंक में हो रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जिस टैंक में, जिस कंटेनर में हो रहा है, मान लो कि सर प्राइमरी ट्रीटमेंट इस कंटेनर में होगा, तो इस कंटेनर को हम नाम दे देंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक। क्या नाम दे देंगे सर, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। बउआ 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 बउआ, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक किसको कहेंगे, जिस टैंक में सर प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा उसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहेंगे। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में अभी आपके पास क्या क्या है सर, यहाँ देखो इसी में ना हो रहा है प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कि इसी को ना बोलेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में अभी आपके पास क्या है, इफ्लुएंट है सर और प्राइमरी स्लज है। इफ्लुएंट है और प्राइमरी स्लज है, इफ्लुएंट है और प्राइमरी स्लज है। यानी कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक के पास पहला इफ्लुएंट है, दूसरा प्राइमरी स्लज। अब यहाँ पे आपको किसके बारे में बोला गया है, इफ्लुएंट के बारे में बोला गया है। इफ्लुएंट फ्रॉम का मतलब से, इफ्लुएंट कहां से, तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से लिया जाता है। क्या किया जाता है, लिया जाता है, किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए क्या लिया जाता है और कहां से लिया जाता है, तो आप जवाब दोगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इफ्लुएंट लिया जाता है और प्राइमरी सेटलिंग टैंक से लिया जाता है। इफ्लुएंट लिया जाता है और प्राइमरी सेटलिंग टैंक से लिया जाता है। ये बातें किसको किसको समझ में आया, कौन कौन बच्चे अभी तक बढ़िया से सबको समझ लिए हो, कौन कौन बच्चे बढ़िया से समझ लिए हो, किसको किसको अभी तकलीफ है। भाई मेरे, आपको तो एक बात बढ़िया से पता होगा कि तकलीफ का जमाना खत्म, क्योंकि विद्यासागर क्लास पटना आपके सर पे हाथ रख चुका है, विद्यासागर क्लास पटना आपके सर पे हाथ रख चुका है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया बउआ, ये बात समझ में आया। चलो बच्चे, अब मैं बात करता हूं सर, ये बात अगर समझ में आया तो अब मैं बात करूंगा इसके आगे एनसीईआरटी के पेज क्या सिखाना चाहता है। अब देखोगे, अब देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ सर, आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में से आप किसको उठा के ले गए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में से हम किडनैपिंग कर लिए इफ्लुएंट का, किसका किडनैपिंग कर लिए, इफ्लुएंट का किडनैपिंग करके कहां ले गए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले गए। कहां सर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब सवाल आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बारे में अब सवाल आता है क्या सर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को एक नाम और दिया गया है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर सीवेज ट्रीटमेंट में किसको आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानोगे, तो जवाब जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानेंगे। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ना सर, उसमें क्या होता है, देखो देखो इफ्लुएंट आप ले गए थे कहां से, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से। बुआ देखो घबराना नहीं, जिसको आप इफ्लुएंट बोलते हो ना, उसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया गया है वर्ड, उसी के लिए प्राइमरी इफ्लुएंट, कुछ और चीज नहीं है बउआ, यहाँ घबराना नहीं है। प्राइमरी इफ्लुएंट क्या है सर, प्राइमरी इफ्लुएंट क्या है सर, जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से हम इफ्लुएंट को लेके गए थे ना, उसी को प्राइमरी इफ्लुएंट बोला गया, उसी को क्या बोला गया, प्राइमरी इफ्लुएंट बोला गया। यानी कि प्राइमरी इफ्लुएंट क्या है सर, प्राइमरी इफ्लुएंट दरअसल क्या है, तो सर जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से इफ्लुएंट ले गए थे वही क्या है सर, प्राइमरी इफ्लुएंट है। यानी कि यहाँ क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, तो सर प्राइमरी इफ्लुएंट को गुजारा जाता है एक लार्ज एरिएशन टैंक से, एक बहुत बड़ा टैंक होता है, जिस टैंक का नेचर गुण होता है कि वो एरिएशन टैंक होगा। इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। बुआ क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट होगा ना सर, प्राइमरी इफ्लुएंट इसको पास कर दिया जाता है, यानी कि उसको गुजार दिया जाता है किस से, तो सर एक लार्ज एरिएशन टैंक होता है। यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो टैंक यूज में लाए जाएंगे
वो बहुत बड़ा टैंक होगा, साथ ही साथ एरिएशन टैंक होगा। कैसा? एरिएशन टैंक। कैसा सर? एरिएशन टैंक। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये बातें किसको किसको समझ में आया। जल्दी से ये बात समझाओ, ये बातें किसको किसको समझ में आया। एरिएशन टैंक का मतलब हुआ ऐसा टैंक जहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाए। एरिएशन टैंक का मतलब ऐसा टैंक जहां ऑक्सीजन सप्लाई होता होगा। ऐसा टैंक जहां O2 सप्लाई हो पाए, O2 का सप्लाई हो पाए, O2 सप्लाई हो पाए। भैया जहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाए उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? तो उसको सर हम बोल देंगे एरिएशन टैंक। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? तो इफ्लुएंट यानी कि प्राइमरी इफ्लुएंट को गुजारा जाता है लार्ज एरिएशन टैंक से। लार्ज एरिएशन टैंक में जैसे ही हम प्राइमरी इफ्लुएंट को ले जाएंगे तब क्या होगा सर? कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पंप इनटू इट। कहने का मतलब लगातार 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 मशीन के द्वारा यानी कि मैकेनिकली उसको एजिटेट किया जाएगा। क्या सर? एजिटेट किया जाएगा और उसमें एयर लगातार पंप किए जाएंगे। लगातार कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाएगा मशीन के द्वारा। कॉन्स्टेंटली एजिटेट देखो कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली का मतलब हुआ लगातार उसको मान लो उसको मान लो लगातार ऐसे 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 घुमा रहा होगा। मान लो ऐसा कोई मशीन होगा जो लगातार उसको रोटेट कर रहा होगा, एजिटेट कर रहा होगा। उसको क्या कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एजिटेट कर रहा है और लगातार उसमें एयर को पंप कर रहा है। लगातार लगातार उस प्राइमरी इफ्लुएंट में एयर को पंप कर रहा है। प्राइमरी इफ्लुएंट में एयर को पंप कर रहा है। दरअसल यहाँ हो क्या रहा है सर? आप प्राइमरी ट्रीटमेंट में से इफ्लुएंट को उठा के लाए सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से इफ्लुएंट को उठा के लाए थे उसी को हम प्राइमरी इफ्लुएंट बोलेंगे। प्राइमरी इफ्लुएंट को हम एक लार्ज एरिएशन टैंक में ले गए। लार्ज एरिएशन टैंक में ले जाने के बाद क्या किए? मशीन के द्वारा यानी कि मैकेनिकल तरीका से लगातार कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहे, घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे। मतलब कुछ भी अंदर प्रोसेस हो रहा है वो लगातार करते रहे। लगातार वो एजिटेट कर रहे हैं सर। उसके बाद एयर को भी लगातार हम उसमें पंप करते जा रहे हैं। किसमें सर? उसी इफ्लुएंट में लगातार एयर को भी मिलाते चल रहे हैं। अब जब आप इफ्लुएंट में लगातार एयर को मिला रहे हो और मैकेनिकली सर उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट कर रहे हो, इन सब चीजों से होगा क्या? इन सब चीजों से क्या होगा सर? विगोरस ग्रोथ यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में ग्रोथ होने लगेगा सर उपयोगी एरोबिक माइक्रोब का। किसका ग्रोथ होने लगेगा बुआ? एरोबिक माइक्रोब का। ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी है सर। एरोबिक माइक्रोब का ग्रोथ होने लगेगा, एरोबिक माइक्रोब का ग्रोथ होने लगेगा, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब का बहुत हाई लेवल में। विगोरस ग्रोथ का मतलब बहुत हाई लेवल में एरोबिक माइक्रोब का यूज होने लगेगा। सर दिस अलाउ विगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लोस्क। एक मिनट अधूरा चीज यहां बताया गया था, पूरा अब समझो। जैसे ही सर आप मैकेनिकली उसको कॉन्स्टेंटली इफ्लुएंट को एजिटेट करोगे और एयर मिलाते जाओगे वैसे ही क्या होगा? तो जो सर एरोबिक माइक्रोब है ना, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब होगा ना सर, उपयोगी एरोबिक माइक्रोब होगा ना, एरोबिक यानी कि यूजफुल एरोबिक माइक्रोब का ग्रोथ होने लगेगा फ्लोस्क में। यूजफुल एरोबिक माइक्रोब का ग्रोथ होने लगेगा किसमें सर? फ्लोस्क में। किसमें ग्रोथ होने लगेगा? फ्लोस्क में ग्रोथ होने लगेगा। किसमें सर? फ्लोस्क में ग्रोथ होने लगेगा। यानी कि फ्लोस्क क्या होता है सर? बैक्टीरिया का झुंड। जैसे कि भाई शेर अकेला आता है और क्या भेड़िया झुंड में आता है, उसी प्रकार से फ्लोस्क का मतलब होता है बैक्टीरिया का झुंड। फ्लूस का मतलब होता है बैक्टीरिया का झुंड। यहाँ क्या हुआ सर? जैसे ही आप इफ्लुएंट में बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग बातें यहाँ आप समझोगे। इफ्लुएंट में क्या कर रहे हो सर? लगातार एयर को आप मिला रहे हो और कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेट कर रहे हो। इससे क्या होगा? जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब होगा ना उस सीवेज यानी कि उस इफ्लुएंट में जो भी यूजफुल एरोबिक माइक्रोब होगा ना, दरअसल वो किस में बदलने लगेगा? फ्लोस्क में बदलने लगेगा। किसमें सर? फ्लोस्क में बदलने लगेगा। फ्लोस्क क्या होता है सर? फ्लोस्क होता है सर बैक्टीरिया का झुंड। बैक्टीरिया का झुंड जो किससे मिला होता है? देखो मासेज ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का झुंड जो किससे मिला होता है? फंगल फिलामेंट से मिला होता है। याद रखना। फ्लोस्क क्या है सर? बैक्टीरिया का झुंड है। बैक्टीरिया का झुंड जो किससे गठबंधन किया रहता है? फंगल फिलामेंट। मजाक में समझा रहे हैं। बैक्टीरिया का जो झुंड है वो किससे हाथ मिला लिया? फंगल फिलामेंट से हाथ मिला लिया। अब बैक्टीरिया का झुंड फंगल फिलामेंट से हाथ मिला के किसका निर्माण कर लिया? मेश लाइक स्ट्रक्चर। इसी मेश लाइक स्ट्रक्चर को बुआ फ्लोस्क के नाम से जानते हैं। अब देखो ये बात भी क्लियर हो गया।
अब देखो वाइल ग्रोइंग, ये एक बार नीट में पूछा गया है फ्लोस्क के बारे में, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। देखो वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब, यहाँ क्या हो रहा है सर, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब का ग्रोथ हो रहा है ना फ्लोस्क में, यानी कि जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब ग्रोथ कर रहा है फ्लोस्क में, उसी के बारे में बात कर रहा है कि वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब, जब इस माइक्रोब का ग्रोथ हो रहा है, जब इस माइक्रोब का ग्रोथ हो रहा होगा ना, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब का फ्लोस्क में ग्रोथ हो रहा होगा ना, यूजफुल एरोबिक माइक्रोब का फ्लोस्क में ग्रोथ हो रहा होगा ना, इस टाइम क्या होगा, इस टाइम ये माइक्रोब क्या करेगा, कंज्यूम करेगा मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट, यानी कि ऊपर, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो ऊपर इफ्लुएंट होता था, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो ऊपर इफ्लुएंट होता था, इफ्लुएंट में क्या पाया जाता होगा, इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर जो पाया जाता होगा ना सर, इफ्लुएंट में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मैटर है ना, उस ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट, उस ऑर्गेनिक मैटर का मेजर पार्ट कौन कंज्यूम कर लेता है, तो जो माइक्रोब, एरोबिक माइक्रोब, जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब फ्लोस्क में बदल रहा है ना, वही यूजफुल एरोबिक माइक्रोब क्या करता है सर, तो इफ्लुएंट में, किसमें सर, इफ्लुएंट में प्रेजेंट ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लेता है, कंज्यूम, यानी कि नष्ट कर देता है, यानी कि खा लेता है, खा लेगा तो कम कर देगा ना, इफ्लुएंट क्या है, गंदा पानी, गंदा पानी किसके कारण से, ऑर्गेनिक मैटर के कारण से, और ऑर्गेनिक मैटर को ही कंज्यूम कर लिया, यानी कि खा लिया, मान लो खा लिया, कौन खा रहा है, तो सर वही माइक्रोब, कौन सा माइक्रोब, तो जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब फ्लोस्क बना रहा है, वही माइक्रोब क्या कर रहा है सर, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि गंदा चीज को खा ले रहा है, जो गंदगी फैलाया था ना पानी में, उस चीज को खा लेगा, तो वो क्या होगा, इफ्लुएंट में गंदगी कम होगा कि नहीं होगा, यही बात यहां तक सिखाया गया है। अब एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हैं बुआ, एनसीईआरटी में आगे क्या है, जैसे ही इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को वो कंज्यूम करेगा, वैसे ही क्या होगा, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, जैसे ही सर इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कम करेगा, वैसे ही रिडक्शन होने लगेगा किसमें सर, बीओडी में, वैसे ही रिडक्शन किसमें होने लगेगा, बीओडी में। अब सवाल आता है बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, सभी बच्चे याद रखेंगे बीओडी का फुल फॉर्म, बच्चे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, समझ में आया, देखो जैसे ही सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादातर हिस्सा ये माइक्रोब कंज्यूम कर ले रहा है, तो इफ्लुएंट में से जैसे ही ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा ना, वैसे ही बीओडी में कमी आने लगेगा, वैसे ही किस में कमी आएगा, बीओडी में कमी आएगा, बीओडी में कमी कब आएगा, जब इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादातर हिस्सा कंज्यूम कर लेता होगा माइक्रोब, उस केस में बीओडी में कमी आएगा, वो बीओडी का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। सर बीओडी में कमी आया, किसके बीओडी में, इफ्लुएंट के बीओडी में, यानी कि सर इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का ज्यादातर हिस्सा अगर कंज्यूम करेगा, तो इफ्लुएंट में किसका कमी आएगा, बीओडी का कमी आएगा, बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ये सब बहुत स्टार पॉइंट है आपके एग्जाम का, ये सब बहुत स्टार पॉइंट है आपके एग्जाम का। हाँ जी बच्चे, जो भी चैनल पे न्यू बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सेशन में न्यू बच्चे हैं सेशन को लाइक करिएगा, साथ ही साथ आप सभी बच्चे जो फील कर रहे हो लेक्चर में, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे आने वाले न्यू बच्चों के लिए। अब देखो बच्चा, बीओडी क्या है, अब देखो तो बीओडी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बीओडी का मतलब होता है ऑक्सीजन का वो अमाउंट, बीओडी का मतलब होता है ऑक्सीजन का वो अमाउंट दैट वुड बी कंज्यूम्ड if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। ध्यान से बीओडी का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का उतना मात्रा दैट वुड बी कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम किए जाएंगे, जो लिए जाएंगे, ऑक्सीजन का उतना मात्रा, यानी कि ऑक्सीजन कितना मात्रा में लिया जाएगा, ऑक्सीजन कितना मात्रा में कंज्यूम किया जाएगा, अगर ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर पानी में ऑक्सीडाइज किए जा रहे होंगे बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि 1 लीटर पानी, मान लो इफ्लुएंट क्या था बुआ, इफ्लुएंट क्या था, देखो आप लोग इसलिए नहीं एनसीईआरटी के इस टॉपिक को समझने में आप लोग को इसलिए दिक्कत होता होगा क्योंकि भाई यहाँ चीजें को रिलेट करना है, जैसे इफ्लुएंट क्या था, इफ्लुएंट था, प्राइमरी ट्रीटमेंट को याद करो,
तो सर इफ्लुएंट था गंदा पानी। इफ्लुएंट क्या था? सिंपल भाषा में गंदा पानी जो ऊपर तैर रहा था, ऊपर तैरने वाला गंदा पानी था। ये बात समझ में आया? यानी कि गंदा पानी, हम इस गंदा पानी में से 1 लीटर पानी ले लिए। क्या किए? 1 लीटर पानी लिए। यही गंदा पानी में से 1 लीटर पानी लिए। 1 लीटर गंदा पानी में, गंदा पानी तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर होगा, गंदा पानी है तो इसके पास ऑर्गेनिक मैटर होगा। हाँ सर, ऑर्गेनिक मैटर तो होगा सर, इसी को इफ्लुएंट, इफ्लुएंट को ही ना गंदा पानी बोले, यानी कि इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर होगा। अब हम बात करते हैं कि 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है, 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया के द्वारा दरअसल क्या किए जाते हैं? ऑक्सीडाइज किए जाते हैं। एक, क्योंकि आप पानी को साफ सफाई कर रहे हो ना, पानी को साफ सफाई कर रहे हो ताकि कम पॉल्यूशन फैलाए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 1 लीटर गंदगी, गंदा वाला पानी यानी कि इफ्लुएंट अगर हम ले लेते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर यानी कि 1 लीटर ऑफ इफ्लुएंट अगर हम ले लेते हैं, उस 1 लीटर इफ्लुएंट को बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाएगा। क्या सर? ऑक्सीडाइज किया जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब, ऑक्सीडाइज का मतलब सर ऑक्सीजन का एडिशन किया जाएगा। क्या सर? ऑक्सीजन का एडिशन किया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन वहां खर्चा होगा। तो याद रखो, याद रखो, याद रखो, बैक्टीरिया के द्वारा जो ऑक्सीजन खर्चा होता है ना 1 लीटर पानी को साफ करने के लिए, यानी कि 1 लीटर पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया को जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ना, उसी को हम बीओडी बोलते हैं। बीओडी क्या है? बीओडी का मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड, यानी कि ऑक्सीजन का वो मात्रा जो लिए जाएंगे, किसके लिए लिए जाएंगे? तो पानी यानी कि इफ्लुएंट के 1 लीटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, इफ्लुएंट के 1 लीटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का जितना अमाउंट कंज्यूम किया जाएगा उसी को हम बीओडी का नाम देंगे। ये ऑक्सीडाइज बैक्टीरिया के द्वारा होगा। इतना ही बात समझना था। वो आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर चमक गया तो इसको लिखोगे कमेंट बॉक्स में ट्रिपल स्टार चमक गया सर। चमक गया तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे ट्रिपल स्टार चमक गया फटाफट। इसमें कोई कंजूसी मैं किसी का नहीं बर्दाश्त करूंगा, सबको लिखना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा, एक एक बच्चों को लिखना पड़ेगा। कंजूसी का मतलब है मैं तो किसी का कंजूसी नहीं समझूंगा बुआ, क्या है कि ये टॉपिक बहुत ही जानदार, शानदार, लाजवाब है, आपको ये समझना ही पड़ेगा। मतलब समझ, जबरदस्त, मतलब देखो रंगदारी नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ अगर ध्यान से समझते हो तो सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपका सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये बात तो मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अब देखो, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड। कहने का क्या मतलब है? सीवेज वाटर, देखो कितना गधा की तरह एनसीईआरटी लिखा है, हर एक जगह एक ही बात को हर एक जगह कुछ से कुछ लिखा है। यहाँ पे क्या हुआ सर? आप इफ्लुएंट को लाए हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। इफ्लुएंट भी क्या था? सीवेज का ही हिस्सा था। इफ्लुएंट भी क्या था? सीवेज का ही हिस्सा था। यानी कि इफ्लुएंट भी क्या था? गंदा पानी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ था। यानी कि सर वही इफ्लुएंट यानी कि सीवेज वाटर। सीवेज वाटर का मतलब वही जो इफ्लुएंट आप लाए हो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से, जो इफ्लुएंट लाए हो ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट से, यानी कि सीवेज, सीवेज को आप तब तक ट्रीट करते रहिएगा जब तक बीओडी कम ना हो जाए। सीवेज को आप तब तक ट्रीट करते रहिएगा जब तक बीओडी यानी कि बायोलॉजी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम ना हो जाए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम ना हो जाए तब तक ट्रीट करते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ाते हैं, वो अगला पेज पे ले चलते हैं। क्या है सर? बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बीओडी टेस्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है, बीओडी टेस्ट किसका मेजर है सर? बीओडी टेस्ट किसका मेजर है? तो सर किस रेट से ऑक्सीजन लिया जा रहा है, किस रेट से ऑक्सीजन लिया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको देखो किस रेट से ऑक्सीजन लिया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसी को मेजर करने के लिए बीओडी टेस्ट मेजर करते हैं। बीओडी का टेस्ट कब करते हैं, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कब करते हैं? सर किस रेट से ऑक्सीजन लिया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसको पता लगाने के लिए बीओडी टेस्ट करते हैं। ये बात समझ में आया? यानी कि बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर। भाई हम एक सैंपल ऑफ वाटर ले लिए, यानी कि 1 लीटर पानी ले लिया, हम उसमें चेक करते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि किस रेट से ऑक्सीजन लिया जा रहा है, किस रेट से ऑक्सीजन लिया जा रहा है, ये चेक करने के लिए हम उस 1 लीटर पानी का बीओडी टेस्ट करेंगे। यही बात यहाँ समझाया गया था। अब यहाँ पे एक लाइन देखना, इस प्रकार से 10 इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली रूप से अगर बोला जाए तो बीओडी क्या है? तो बीओडी इज ए मेजर, बीओडी क्या है सर? मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। सही बात है। इनडायरेक्टली देखो, डायरेक्टली क्या है कि बीओडी टेस्ट किसके लिए है कि किस रेट से ऑक्सीजन लिया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसको नापने के लिए बीओडी टेस्ट करवाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली बात करें तो बीओडी क्या है? बीओडी है सर ऑर्गेनिक मैटर, वाटर में जो प्रेजेंट है ना, वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करने के लिए हम इनडायरेक्टली बीओडी देखते हैं। वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर, वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर, ये सब एनसीईआरटी का लाइन है आपके सभी, यहाँ आप जो पढ़ रहे हो सभी एनसीईआरटी का लाइन है।
आपको सब कुछ यहाँ से बढ़िया से समझना है। तो सर ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर में प्रेजेंट है ना, उसको नापने के लिए इनडायरेक्टली हम बीओडी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से एक लाइन और पढ़ लो, ये सब एकदम क्वेश्चन का भाई पार्ट बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। यानी कि ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर का बीओडी अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो ज्यादा पॉल्यूशन कॉज कर सकता है, यानी कि ज्यादा इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी कि वेस्ट वाटर का बीओडी अगर ज्यादा होगा, वेस्ट वाटर का अगर बीओडी ज्यादा हुआ, वेस्ट वाटर का अगर बीओडी ज्यादा हुआ, वेस्ट वाटर का क्या ज्यादा हुआ, बीओडी ज्यादा हुआ, यानी कि उसके अंदर कचरा ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा पॉल्यूशन फैला सकता है। यानी कि बीओडी का वेस्ट वाटर का बीओडी ज्यादा, यानी कि उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अब देखो बुआ, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज या वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, अगर एक बार बीओडी किसका सर, एक बार बीओडी अगर सीवेज या वेस्ट वाटर का कम किए जाएंगे, बहुत ही कम हो जाए, सीवेज या वेस्ट वाटर का बीओडी अगर बहुत कम हो जाए का मतलब यहां से समझो कि अगर बीओडी ज्यादा था, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन फैला सकता था। अरे बुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बीओडी ज्यादा यानी कि उसका पॉल्यूशन फैलाने का क्षमता ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर सीवेज या वेस्ट वाटर का बीओडी कम हो गया, एक बार कम हो गया यानी कि कम पॉल्यूशन फैलाएगा, कम हो गया यानी कि कम पॉल्यूशन फैलाएगा। देखो जैसे ही सीवेज या वेस्ट वाटर का बीओडी रिड्यूस हो गया, वैसे ही देखो बुआ, कितना गधा की तरह बात कर रहा है, यहाँ सीवेज लिख दिया, यहाँ इफ्लुएंट लिख दिया, आपको बस गुमराह करने के लिए। बुआ प्लीज यार, इफ्लुएंट क्या है, अगर इफ्लुएंट क्या है, आपको इफ्लुएंट का एग्जैक्ट मीनिंग पता है, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट के समय यूज करना चाहेंगे तो इफ्लुएंट को ही सीवेज वाटर भी बोल सकते हैं, सीवेज या वेस्ट वाटर भी बोल सकते हैं। सीवेज SW का मतलब सीवेज वाटर, WW का मतलब वेस्ट वाटर, शॉर्ट में हम लिख दिया यहाँ पे। हालांकि ये एकदम ऑफिशियल बात नहीं है सीवेज वाटर को SW लिखना, बस यहाँ हम टाइम बचाने के लिए लिख दिए, इफ्लुएंट के बदले में सीवेज वाटर यूज कर लेना बुआ। देखो जैसे ही सीवेज का बीओडी या वेस्ट वाटर का बीओडी कम हो जाएगा, वैसे सीवेज यानी कि इफ्लुएंट को पास कर दोगे आप एक सेटलिंग टैंक में, वैसे ही आप सीवेज को यानी कि इफ्लुएंट को, सीवेज यानी कि इफ्लुएंट, ध्यान से सीवेज यानी कि इफ्लुएंट को कहां पास कर दोगे, एक सेटलिंग टैंक में पास कर दोगे। कहां सर, सेटलिंग टैंक में पास कर दोगे। ध्यान से इधर आ जाओ। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन हुआ। सर फिल्ट्रेशन के बाद क्या किए सर, जो भी ऊपर में तैरता हुआ कचरा था, फ्लोटिंग डेब्रिज, उसको हटा दिए। उसके बाद सेडिमेंटेशन में क्या किए, फिल्ट्रेशन में सर फ्लोटिंग डेब्रिज को हटाए, सेडिमेंटेशन में क्या किए, तो सेडिमेंटेशन में सर मिट्टी और पत्थर वाला कचरा है वो सर नीचे से सेटल डाउन हो गया, यानी कि सर नीचे जो सेटल डाउन हुआ सेडिमेंटेशन के द्वारा हुआ, जो नीचे सेटल डाउन होने के बाद कचरा और पत्थर को नीचे जमीन पे बैठ जाने के बाद जो ऊपर पानी तैर रहा है ना, गंदा पानी, उसको हम इफ्लुएंट बोले थे। इफ्लुएंट को वहां से उठा के हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाए थे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का टैंक कैसा होता था, एरिएशन टैंक। अब जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इफ्लुएंट को लाए, इफ्लुएंट में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया, यहाँ जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब है वो फ्लोस्क में बदलेगा, और वही माइक्रोब क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को खाता जाएगा यानी कि खा लेगा, कंज्यूम कर लेगा यानी कि बउआ वो इफ्लुएंट में प्रेजेंट गंदा पानी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर वाला पानी कम हो गया। जितना कम ऑर्गेनिक मैटर हुआ यानी कि उस इफ्लुएंट का बीओडी उतना ही कम हो गया। बीओडी कम का मतलब वो कम पॉल्यूशन बनाने वाला बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, वो कम पॉल्यूशन बनाने वाला यानी कि इफ्लुएंट जो अभी साफ होके पहुंचा है इफ्लुएंट, इसको हम सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, तो जो बैक्टीरियल फ्लोस्क डेवलप हुआ था ना, वही बैक्टीरियल फ्लोस्क उसको सेडिमेंट कर देगा। जो सेटलिंग टैंक में क्या होगा सर, सेटलिंग टैंक में क्या होगा, जो बैक्टीरियल फ्लोस्क है ना सर, उसको जमीन में ले जाके बैठा देगा, क्या करेगा, सेडिमेंट कर देगा। ये बात समझ में आया। और इसी सेडिमेंट को बुआ एक नाम दिया गया, एक्टिवेटेड स्लज। इसी को हम एक्टिवेटेड स्लज का नाम दे दिए हैं। अब सभी बातों का मतलब समझ में आया, किसको सर इफ्लुएंट कहते हैं, किसको प्राइमरी स्लज कहते हैं, किसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, ये सब बात समझ में आया। प्राइमरी स्लज बोलते थे सर शुरुआत में, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो नीचे आके कचरा जम जाता था वो क्या बनाता था, स्लज बनाता था। एक्टिवेटेड स्लज किसको कहेंगे, इफ्लुएंट को जब हम सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे, वहां बैक्टीरियल फ्लोस्क क्या करेगा, उस इफ्लुएंट को जमीन में लाके बैठाएगा और जमीन में लाकर सेडिमेंट करेगा। उसी सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। क्या सर, एक्टिवेटेड स्लज। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। एक बार बुआ चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिल बनाओ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया।
अब आगे बढ़ते हैं बुआ। अब क्या सर, ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज, ए स्मॉल पार्ट छोटा सा हिस्सा इसी एक्टिवेटेड स्लज का ले लिए। 1 मिनट इधर आ जाओ बुआ, 1 मिनट इधर आ जाओ। सर सेडिमेंट क्या है सर, बैक्टीरियल फ्लस्क क्या करता है, बैक्टीरियल फ्लस्क आर अलाउड टू सेडिमेंट, बैक्टीरियल फ्लस्क सेडिमेंट हो जाता है। बैक्टीरियल फ्लस्क क्या होता है, सेडिमेंट, यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें ज्यादातर हिस्सा किसका है सर, बैक्टीरिया का। यानी कि सर एक्टिवेटेड स्लज क्या है, यानी कि आप बोल सकते हो एक्टिवेटेड स्लज क्या आ रहा है, जमीन में आके बैठ रहा है, यानी कि बैक्टीरिया जमीन में आके बैठ गया, बैक्टीरिया क्या हुआ, जमीन में आके बैठ गया। ये बात समझ में आया। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो बुआ। सर ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पंप बैक इनटू एरिएशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। बुआ रे बुआ रे बुआ रे, दही जमाते हो तो क्या करते हो, छोटा थोड़ा मात्रा में दही को इनोकुलम के रूप में दूध में डाला जाता है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया सेटलिंग टैंक में नीचे आके बैठता है, जिसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हो ना, एक्टिवेटेड स्लज का मतलब वही बैक्टीरिया, एक्टिवेटेड स्लज का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कुछ हिस्सा को वापस हम पंप कर देते हैं, वापस हम डाल देते हैं किसमें सर, उसी एरिएशन टैंक में, वापस हम डाल देते हैं किसमें, उसी एरिएशन टैंक में। सर उसी एरिएशन टैंक में किसको डालते हैं, उसी बैक्टीरिया यानी कि एक्टिवेटेड स्लज को, जो सेडिमेंट हो चुका है। तो यहाँ जो एक्टिवेटेड स्लज है किसके तरह काम करेगा, इनोकुलम की तरह काम करेगा। यहाँ एक्टिवेटेड स्लज किसके तरह काम करेगा, इनोकुलम की तरह काम करेगा। इस एक्टिवेटेड स्लज किसके तरह काम करेगा, इनोकुलम की तरह काम करेगा। सवाल आएगा सर क्यों, क्यों सर, तो आपको पहले से पता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यानी एरिएशन टैंक में क्या करते थे, तो बैक्टीरिया यूजफुल एरोबिक माइक्रोब यानी यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होता था। अब यहाँ पे बना बनाया बैक्टीरिया अगर हम वापस में डाल दिए, बना बनाया हुआ बैक्टीरिया अगर वापस में डाल दिए तो बहुत तेजी से ना ग्रोथ करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल मात्रा में एक्टिवेटेड स्लज को पंप बैक कर देते हैं किसमें सर, एरिएशन टैंक में। और वो किसके तरह, वही एक्टिवेटेड स्लज किसके तरह काम करता है, इनोकुलम की तरह काम करता है। अब देखो रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज, जो बचा हुआ स्लज रहेगा ना, यानी कि सेटलिंग टैंक में, अब बात कर रहा है सेटलिंग टैंक का। यहाँ तो हम फिर से एरिएशन टैंक में पहुंच गए थे, यहाँ से तो फिर से हम एक एरिएशन टैंक में पहुंच गए थे। अब फिर से आ जाओ वापस आप सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में जो देखो, सेटलिंग टैंक में से कुछ कुछ एक्टिवेटेड स्लज को ले गए थे ना, सेटलिंग टैंक में से कुछ ही एक्टिवेटेड स्लज को आप एरिएशन टैंक में ले गए थे ना। अब हम बात करते हैं, कुछ लेके चले गए थे लेकिन जो बच गया उसका बात करते हैं। तो सेटलिंग टैंक में जो रिमेनिंग मेजर पार्ट बचेगा ना स्लज का, सेटलिंग टैंक में जो रिमेनिंग मेजर पार्ट बचेगा ना स्लज का, उसको आप पंप कर देते हो लार्ज टैंक में, उसको आप पंप कर देते हो बहुत लार्ज टैंक में। उसको आप पंप कर देते हो, उसको आप फेंक देते हो, उसको आप पहुंचा देते हो कहां पे सर, एक बहुत बड़का टैंक होता है और उस टैंक को हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। सर यहाँ देखिए, आइए वापस, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ सर, एक सेटलिंग टैंक में आप क्या किए, एक सेटलिंग टैंक में जो सेडिमेंटेशन बना उसको एक्टिवेटेड स्लज बोले। ये दरअसल बैक्टीरिया का ग्रुप रहता है यहाँ पे। आप इस बैक्टीरिया में से, यहाँ तो ढेर सारा एक्टिवेटेड स्लज आया, आप इस ढेर सारा में से कुछ अमाउंट उठा लिए, कुछ अमाउंट लेके आप वापस एरिएशन टैंक में डाल दिए इनोकुलम की तरह, ठीक है सर। अब जो बचा हुआ है, बचा हुआ स्लज का जो बचा हुआ पार्ट है, एक्टिवेटेड स्लज या बैक्टीरिया का जो बचा हुआ मेजर पार्ट है, उसको वापस से पंप कर दिया गया है लार्ज टैंक में। इसको बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसको बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब देखो अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया which grow anaerobically, अब देखो दूसरा टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि एनएरोबिक अगर ग्रोथ करता होगा, एनएरोबिक ग्रोथ करने वाला दूसरे टाइप का बैक्टीरिया, देखो यहाँ क्या हो रहा है सर, स्लज का मेजर पार्ट को ना आप ले जा रहे हो लार्ज टैंक में। स्लज का मतलब बैक्टीरिया का पार्ट, आप एक्टिवेटेड स्लज में पढ़े थे ना कि बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया नीचे जमा रहता है। तो देखो सर यहाँ क्या, आप जो स्लज ला रहे हो वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है। सर इस बैक्टीरिया को, स्लज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को, जो दूसरा टाइप का बैक्टीरिया यानी कि जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा वो स्लज में प्रेजेंट बैक्टीरिया को बर्बाद करने लग जाएगा, डाइजेस्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, डाइजेस्ट करने लगेगा किसको सर, जो स्लज में बैक्टीरिया और फंजाई यानी कि फ्लोस्क होता है ना, फ्लोस्क क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई का कॉम्बिनेशन। तो फ्लोस्क जो है ना सर, फ्लोस्क में जो बैक्टीरिया और फंजाई होता है उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, तो जो अदर काइंड का बैक्टीरिया होता है जो एनारोबिक ग्रोथ करता है वो डाइजेस्ट करता है। ये बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते बच्चा, अब देखो ड्यूरिंग द डाइजेशन, जिस टाइम सर एनारोबिक ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया
स्लज में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई का डाइजेशन कर रहा होगा, उस टाइम बैक्टीरिया जो है ना, कौन बैक्टीरिया, ये कौन सा बैक्टीरिया, ये कौन सा बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ कौन किस बैक्टीरिया की बात करते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है मिक्सचर ऑफ गैस। क्या प्रोड्यूस करता है, मिक्सचर ऑफ गैस। जैसा कि पहला नंबर सर मेथेन किया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S, मेथेन का मतलब CH4, पहला नंबर मेथेन का, दूसरा नंबर हाइड्रोजन सल्फाइड का, तीसरा नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आपका क्वेश्चन है, इसको स्टार मार लेना। यानी कि ड्यूरिंग द डाइजेशन, यानी कि ड्यूरिंग द डाइजेशन, यानी कि एनएरोबिक बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई को जब डाइजेस्ट कर रहा होगा, यानी कि खा रहा होगा, यानी कि बर्बाद कर रहा होगा, उस टाइम एक गैस का मिक्सर बनता है। उस गैस ऑफ मिक्सर में उस मिक्सर ऑफ गैस में क्या क्या मिलेगा, मेथेन मिलेगा। पहला नाम याद रखना है, एकदम बढ़िया से याद रखना है, एकदम जैसे आप अपने अपने महिला मित्र और पुरुष मित्र को याद रखते हो, उसी प्रकार से ये गैस का मिक्सर में कौन कौन है ये याद रखना, मेथेन, H2S और CO2, ये इसको याद रखना। अब देखो देखो देखो, दीज गैसेज यानी कि ये पूरा गैस बायोगैस बनाता है। क्या सर, बायोगैस बनाता है। और बायोगैस का इस्तेमाल आपको पता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, और ये बायोगैस इनफ्लामेबल होता है, ज्वलनशील होता है। अब देखो इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो इफ्लुएंट होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो इफ्लुएंट लिए जाएंगे उसको रिलीज कर दिए जाएंगे नेचुरल वाटर बॉडी में। अब देखो बच्चा, देखो बच्चा, देखो बच्चा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद जो पानी बचा उसको भी इफ्लुएंट ही बोलेंगे। हाँ सर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद यानी कि एकदम साफ सुथरा हो जाए, साफ सफाई हो जाने के बाद जो पानी बचेगा उसको भी इफ्लुएंट ही बोलेंगे। उस इफ्लुएंट को अब जाके नेचुरल वाटर बॉडी जैसे कि नदी और नाला में हम प्रवाहित कर देंगे। ये था पूरा प्रोसेस। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया बुआ, ये बात समझ में आया। अब सवाल आता है सर यहाँ पे, अब ढेर सारा क्वेश्चन है बुआ, ढेर सारा क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन है। वेस्ट वाटर जनरेटेड इन सिटी मेनली कंटेन, वेस्ट वाटर जो सिटी में जनरेट होता है वो क्या कंटेन करता है, वेस्ट वाटर जो सिटी में जनरेट किए जाते हैं वो क्या कंटेन करता है। मैं आप लोगों से पूछते जाता हूँ, आप लोग जवाब देते जाओ, आप लोग जवाब देते जाओ। जो सर वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर हमारे शहरों में निकलता है उस वो क्या कंटेन करता है, ज्यादा मात्रा में ह्यूमन एक्सक्रीटरा होता है। सही बच्चों का आंसर, सही बच्चों समझते चलो, जो अभी सीखे हैं वही का उसी चीज का यहाँ पे कंसेप्ट पे बेस्ट आंसर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कभी भी नीट और आपके नर्सिंग में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉमनली कॉल्ड, आपको पता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर का दूसरा नाम क्या है, सीवेज नाम है सर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सीवेज कंटेंट, सीवेज क्या कंटेंट करता था, याद है आपको, ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ, सी हो जाएगा। सब कुछ याद आ रहा है बुआ, सबको याद रखना है बुआ। एक काम करना, पूरा कंसेप्ट पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ 35 क्वेश्चन हम लाए हैं, 35 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से उठा के लाए हैं, ताकि आप एक बार पूरा कंसेप्ट पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी से गहरा दोस्ती भी हो जाएगा। अब बोल रहा है पैथोजेनिक माइक्रोब प्रेजेंट इन सीवेज आर, वो पैथोजेनिक माइक्रोब जो होता है ना सीवेज में वो हार्मफुल होगा, वो हार्मफुल होगा। डिजीज कॉजिंग, पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉज करने वाला, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, वाई सीवेज शुड नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर, क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों सीवेज को डायरेक्टली आप रिवर में नहीं दे देते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन और डिजीज कॉज कर देगा, ये पॉल्यूशन और डिजीज कॉज कर देगा। सबको पता चल गया वो ऐसा आंसर। अगला छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, सीवेज इज ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल मेनली टू, सीवेज को ट्रीटमेंट किया जाता है डिस्पोजल से पहले, यानी कि नदी में देने से पहले, किस लिए, ताकि सर वो पॉल्यूशन रिड्यूस कर पाए, ताकि उसमें पॉल्यूशन कम हो पाए। सीवेज को इसलिए ट्रीटमेंट, सीवेज का ट्रीटमेंट इसलिए होता है क्योंकि उसका सीवेज में जो पॉल्यूशन है वो कम की जा सके, तो इसके लिए भाई रिड्यूस पॉल्यूशन, बी आंसर हो गया सब बच्चों का। अगला क्वेश्चन क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाय, सीवेज ट्रीटमेंट लेना, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार लो, ये सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, स्टार मार लो। ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब नहीं पढ़े हैं सर, अभी तो आप पढ़ाए थे, हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब को द्वारा होता है, और ये हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब नेचुरली उसी सीवेज में प्रेजेंट होता है। ये हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब आपको बताए थे, ये हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब, ये हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब नेचुरली उसी सीवेज में पाया जाता है, उसी सीवेज में पाया जाता है। ये बात तो पता है ना, ये बात तो पता है, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो बुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, सीवेज ट्रीटमेंट में दो स्टेज लगते हैं सर, आप अभी सिखा चुके थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आगे बढ़ो सर, प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेनली, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है आप सबको पता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल होता है। क्या अभी सिखा चुके हैं, इसलिए हम बस आंसर टिक करते जाएंगे। आप लोगों से बस एक दरख्वास्त है कि आप लोग जाके पहले कंसेप्ट एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन, प्राइमरी ट्रीटमेंट इंक्लूड, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सर दो ही चीज होता है, या तो फिल्ट्रेशन होगा या सेडिमेंटेशन होगा, चकाचक सर
आंसर मिल गया मुझे, बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है सर, फ्लोटिंग डेब्रिज इन सीवेज इज रिमूव्ड बाय, जो ऊपर तैरता हुआ कचरा है कैसे हटाते हो, फिल्ट्रेशन के थ्रू हटाते हो। देख रहे हो विनोद कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। यही सब आप लोग जब नहीं कंसेप्ट समझे रहेंगे तो गलती होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। प्लीज आप इसको बढ़िया से पढ़ लेना भाई मेरे, आप कंसेप्ट दो एक बार भी पढ़ ले तो एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन की ओर, क्या है सर, ग्रिट इन सीवेज, ग्रिट का मतलब सॉइल इन स्मॉल पीबल, कैसे हटाया जाता है सर। देखो ग्रिट इन सीवेज कंसिस्ट ऑफ, ले बुआ ग्रिट किसका बना होता है, सॉइल इन स्मॉल पीबल्स का बना होता है। इतना छोटा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है एनसीईआरटी से, लो फिल कर लो क्वेश्चन देके। प्राइमरी स्लज इज, प्राइमरी स्लज क्या है सर, प्राइमरी स्लज क्या है वो, प्राइमरी स्लज क्या है, जो भी सोलिड सेटल डाउन होता है ना उसको प्राइमरी स्लज बोलते हैं। प्राइमरी स्लज किसको, सेटल्ड सोलिड को बोलते हैं। सबको पता चल गया होगा सर, सेटल्ड सोलिड को बोलते हैं, सबको पता चल गया। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपरनेटेंट आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सुपरनेटेंट बनता है वो किसका निर्माण करता है, इफ्लुएंट का निर्माण करता है। किसका सर, इफ्लुएंट का निर्माण करता है। कितना भाई कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है, कितना माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन सब है जो आपसे बन रहा है। देखो प्राइमरी इफ्लुएंट इज टेकन टू, प्राइमरी इफ्लुएंट को कहां लेके जाया जाता है सर, प्राइमरी इफ्लुएंट को कहां लेके जाते हैं आप, कहां लेके जाते हैं आप, जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देखते हैं कितने बच्चे देते हैं। पता है सर, प्राइमरी इफ्लुएंट उठा के ले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के पास एरिएशन टैंक होता है। ये सब स्टार मारो जल्दी, बच्चों का ध्यान इस टाइप के क्वेश्चन पे जाता नहीं है। लेकिन मैं हूं एकदम जिद्दी टाइप का लड़का, आपको हर एक एनसीईआरटी को उस लाइन तक पहुंचाऊंगा जिस लाइन पे आपका नजर नहीं जाएगा। मजा आ रहा है तो फटाफट चैनल को शेयर करो। तो एक बात और, एक बात और, आज चैनल को 810 बच्चों का परिवार बना लेना है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके भाई 810 बच्चों का परिवार बनाइए चैनल को। अब मैं बात करता हूं आगे 16 नंबर पे, क्या है सर, इन एरिएशन टैंक ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन पंप किए जाते हैं सर, ऑक्सीजन पंप किए जाते हैं, आपको अच्छे से पता है। कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड एंड एयर इज पंप इनटू, एयर इज पंप इनटू यानी कि ऑक्सीजन पंप किए जाते हैं। क्या उम्मीद लगाए थे ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, हाँ भाई बनाया जा सकते हैं, एनसीईआरटी है कुछ भी संभव है। चलो बच्चे आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्या है सर, एरिएशन प्रमोट ग्रोथ ऑफ, बउआ 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 बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, मारो स्टार, स्टार मारो स्टार मारो स्टार मारो सर। एरिएशन यानी कि एयर यानी कि ऑक्सीजन देने से किसका ग्रोथ में कौन मतलब प्रोमोट क्या होता है सर, क्या चीज का प्रोमो, अरे भाई एरिएशन करने से क्या चीज प्रोमोट, किसका ग्रोथ प्रोमोट होता है, यानी किसका ग्रोथ में वृद्धि होता है। आप सबको पता है सर, एरोबिक माइक्रोब, एरोबिक माइक्रोब का ग्रोथ कर देता है। किसका सर, एरोबिक माइक्रोब का ग्रोथ कर देता है, ये सबको पता है। एरोबिक माइक्रोब का ग्रोथ होकर फ्लोस्क बनाता था, याद है। चलो बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लोस्क आर, फ्लोस्क क्या है सर, बैक्टीरिया का झुंड है जो कि फंगल फिलामेंट के साथ गठबंधन किया रहता है, बी आंसर हो गया। आगे बढ़िए सर, फंक्शन ऑफ माइक्रोब इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ले भाई ले भाई ले भाई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब का क्या फंक्शन होता है। तो सर माइक्रोब क्या करता है सर, इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को खा लेता है, इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को खा लेता है। जितना इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, जितना इफ्लुएंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा, उसका बीओडी उतना ही ज्यादा रहेगा, उसका बीओडी उतना ही ज्यादा रहेगा। अब बात बताओ लास्ट में क्या करता है सर वो माइक्रोब, तो बीओडी को कम कर देता है। बीओडी को लास्ट में पूरा ऑर्गेनिक मैटर पूरा गंदगी खा के बीओडी कम हो जाता है ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो देखो सर यहाँ आप लोग कंफ्यूज कर सकते थे, सी ऑप्शन में नहीं होना कंफ्यूज, क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीओडी लास्ट में आप पढ़ोगे तो बीओडी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ये गलत बात, वायरस को नहीं मारता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है जबकि ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, कंज्यूम करता है। अगर आप पढ़ें अभी ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ये कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर। चलिए सर अगला क्वेश्चन, बीओडी का फुल फॉर्म पूछा गया, आप लोग सभी बच्चे होमवर्क है आपके लिए। अरे सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होगा, 20 का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी बच्चों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। बीओडी क्या मेजर करता है, कमेंट बॉक्स में होमवर्क है वो, आप सबको अभी बढ़िया से समझाए थे बीओडी क्या मेजर करता है, सभी बच्चों को बताना है, होमवर्क ये क्वेश्चन है बस। हाई बीओडी इंडिकेट हाई पॉल्यूशन, हाई बीओडी का मतलब हाई पॉल्यूशन होगा, हाई बीओडी का मतलब हाई पॉल्यूशन होगा। चलो बउआ, बीओडी टेस्ट मेजर, बीओडी किसका टेस्ट मेजर करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय माइक्रोब, ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय माइक्रोब। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन होमवर्क में दूं, ऐसा दूं तो पूरा क्वेश्चन ही बोल देंगे होमवर्क रहा। एक काम करते हैं होमवर्क दे ही देते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे।
बीओडी रिडक्शन के बाद इफ्लुएंट को कहाँ भेजा जाता है सर? सेटलिंग टैंक में। देख रहा है कितना बढ़िया क्वेश्चन है। जब बीओडी रिड्यूस हो जाता है, आप पूरा पेज पढ़ोगे, लास्ट में जहाँ सेटलिंग टैंक पढ़ाए वहां आ जाना, जहाँ सेटलिंग टैंक पढ़ाए वहां आ जाना बुआ, जहाँ सेटलिंग टैंक पढ़ाए वहां आ जाना। ये आराम से बन जाएगा, ये आराम से बन जाएगा। अब आगे आ जाओ सर, एक्टिवेटेड स्लज क्या है? एक्टिवेटेड स्लज क्या है? जो बैक्टीरियल फ्लोस्क सेटल हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये लिख लेना, एक्टिवेटेड स्लज को ही हम नाम बोलते हैं सेटल्ड बैक्टीरियल फ्लोस्क। ये वहां कंसेप्ट में भी लिख लेना भाई प्लीज, सेटल्ड बैक्टीरियल फ्लोस्क को ही, सेटल्ड बैक्टीरियल फ्लोस्क को ही, सेटल्ड बैक्टीरियल फ्लोस्क को ही हम एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। और यहाँ वाला बैक्टीरिया कैसा वाला होता है? एरोबिक वाला बैक्टीरिया होता है, ये वाला एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये भी प्लीज याद रखना, ये भी प्लीज याद रखना। थोड़ा सा अच्छा डिटेल अंदर जाके हम कंसेप्ट बता दिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्टिवेटेड स्लज इज पार्टली यूज्ड एज, एक्टिवेटेड स्लज को कुछ, एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा इनोकुलम के रूप में यूज करते हैं। आप सबको याद होगा, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। रिमेनिंग स्लज को हम सेंड कर देते हैं फिर से एरिएशन टैंक में, रिमेनिंग स्लज को हम फिर से सेंड कर देते हैं। हाँ देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन ऐसे बनाओगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ मैं जल्दीबाजी में ऑप्शन चेक नहीं किया था। देखो यहाँ मोर एप्रोप्रिएट आंसर देंगे, यहाँ मोर एप्रोप्रिएट आंसर देना है, मोर एप्रोप्रिएट, मोर एप्रोप्रिएट आंसर देना है, यानी कि जो ज्यादा सही है वो। बहुआ रे बहुआ रे बहुआ रे, जो रिमेनिंग स्लज है उसको हम एरिएशन टैंक में देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी यानी कि वो डाइजेस्टर है सर। ये आंसर बहुत, ये थोड़ा सा आपके लिए दिमाग घुमा वाला क्वेश्चन था, लेकिन आइडिया लगेगा इस क्वेश्चन से भी कि बउआ जब एक से ज्यादा आंसर आपको लगे सही हो, उसमें से जो ज्यादा सही होगा वो आंसर मारना है, इसलिए इसको वीवीआ मार लो। ये सब वैसे तो एम्स लेवल पे नहीं है, लेकिन नीट लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो क्या करता है? एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। एनएरोबिक बैक्टीरिया जहां कहीं भी ग्रो करेगा विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करेगा। आप सबको पता है ऐसा बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहेगा एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा। आगे बढ़ो, एनएरोबिक डाइजेशन प्रोड्यूस, एनएरोबिक डाइजेशन हुआ बायोगैस प्रोड्यूस करता है। एनएरोबिक डाइजेशन के बाद ढेर सारा गैस निकलता है, CH4H2S और CO2, इसको हम बायोगैस बोलते हैं। समझ में आ गया सर? बायोगैस मेनली कंटेन, मुख्य रूप से क्या कंटेन करता है? मीथेन, 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 मीथेन H2S CO2। अब आगे बताओ, अदर गैस इन बायोगैस। देखो बायोगैस में मेथेन के अलावा कौन कौन होता है? CO2 और H2S होता है। अभी तुरंत पता चला था, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे बढ़ो बुआ, बायोगैस क्या है सर? बायोगैस इनफ्लेमेबल होता है। ये सब आप उम्मीद लगाए थे कि ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है? बुआ बायोगैस ज्वलनशील इनफ्लेमेबल होता है। आगे बढ़ो, फाइनल ट्रीटेड इफ्लुएंट इज रिलीज्ड इनटू रिवर इन स्ट्रीम। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है सर? माइक्रो प्ले मेजर रोल इन ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। एकदम 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 एकदम, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर, हुआ ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं, याद रख लेना, याद रख लेना। सीवेज ट्रीटमेंट लगभग लगभग कितने सालों से किए जाते हैं? लगभग लगभग मोर देन एक सेंचुरी, लगभग लगभग एक दशक से पहले से किए जाते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है तो याद रख लेना। आगे भी क्वेश्चन है क्या? 36 नंबर क्वेश्चन, अर्बेनाइजेशन लीड टू, जितना अर्बेनाइजेशन होगा उतना ज्यादा सीवेज निकलेगा, जितना अर्बेनाइजेशन होगा उतना ज्यादा सीवेज निकलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज कॉज। देखो जल्दी जल्दी में हम इसलिए ले चलते हैं क्योंकि कंसेप्ट हम पूरा सिखा दिए, इसलिए हम एकदम हवाबाजी में लेके चल रहे हैं अभी आप लोगों को। अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज कॉज, जो अनट्रीटेड सीवेज यानी कि एकदम जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, वो अगर उसको हम नदी नाला में दे दिए तो क्या करेगा सर? वाटर, पानी से जन्म लेने वाला डिजीज कॉज करेगा, वाटर बोर्न डिजीज कॉज करेगा। आगे बढ़ो बुआ, गवर्नमेंट प्लान टू क्लीन रिवर इंक्लूड। सर इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। गवर्नमेंट प्लान, गवर्नमेंट प्लान कौन था? आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो, अरे भाई ये तो कंसेप्ट छूट गया यार भाई, 4-5 लाइन का कंसेप्ट बताना छूट गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाना, वो इजी इजी लाइन है। देखो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के थ्रू नदियों का साफ सफाई करने का ध्यान रखा गया था। किसके थ्रू? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के थ्रू। आगे हाँ इतना ही क्वेश्चन था सर। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, इसी प्रकार से पढ़ाई करिए। हाँ जी बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल, कल मिलते हैं, यानी कि आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा बढ़िया से, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और चैनल पे जो बच्चे न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेशन में जो बच्चे न्यू जुड़े हैं सेशन को लाइक कर देना फटाफट, ये काम सब आपको करनी है। चैनल पे प्रेजेंट हर एक न्यू बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके, सेशन में प्रेजेंट हर एक न्यू बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। और हाँ, आज आज सेशन एंड हुआ है, यानी कि आप लोगों को सपोर्ट करके 810 बच्चों का परिवार बनाना है। ठीक है बच्चा, भारतवर्ष के कोने कोने बैठे हर एक नर्सिंग और पैरामेडिकल एस्पिरेंट तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर एक नर्सिंग और पैरामेडिकल एस्पिरेंट का सिलेक्शन उसका सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए हम आ चुके हैं, यानी कि विद्यासागर क्लास पटना आ चुका है। आप यहाँ से पढ़ लो आंख बंद करके, एक भी चीज आपसे नहीं छूटेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।